हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी के लिए मैं आप सभी लोगों के साथ में केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अंतर्गत जो सिलेबस दे रखा है उसके ऊपर बात कर रहा था। और उसके अंतर्गत दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम जो है दोस्तों टॉपिक आपका इकाई नंबर 3 कंप्लीट करवा दिया है। और आपको 7 वीडियोज जो है उसके प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, आप जाकर के देख सकते हैं। उसी प्रकार के फिजिक्स से जो है दोस्तों आपके 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। 4th टॉपिक आपका बहुत जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब आज हम जो है केमिस्ट्री के अंदर दोस्तों पढ़ने वाले हैं इकाई नंबर 1 और वो है दोस्तों आप लोगों के क्या पीरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज यानी आवर्त सारणी और जो परमाणु गुणधर्म है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, यानी कि जो आपका परमाणु होता है उसके मूलभूत जो कण होते हैं ना आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो किसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर आपको पढ़ना है रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल है उसके बारे में। उसके अंदर आपने पता होगा कौन सी धातु यूज हुई थी, सोने को यूज किया गया था। फिर आपको जानना है कि क्वांटम संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और इसके बारे में पूरी जानकारी। फिर आपके जो है दोस्तों क्या आ जाता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, फिर ऑफबाउ का सिद्धांत और फिर कक्षकों के प्रकार, एसपीडीएफ कक्षकों की आकृति वगैरह क्या होती है, फिर हुंड का नियम और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में। और उसके बाद में आपको पढ़ना है परमाणु के जो कुछ गुणधर्म होते हैं, जैसे कि आपका उसका आकार कैसा है, उसमें आयनन विभव आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और विद्युत ऋणता यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इन सभी के बारे में आपको जानना है कि इनका ट्रेंड वगैरह क्या होता है, इसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं परमाणु के जो मूलभूत कण हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी खोज किसने की, इनके ऊपर चार्ज कितना है, इनका रेशियो क्या होता है, ये सब जानकारी हम जान लेते हैं। तो आप लोग दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। जो हमारी स्लाइड ऐड नहीं है तो मैं पहले पेज ले लेता हूं, ये लीजिए, ये कुछ पेज ऐड कर देता हूं ताकि हमारे को जो है कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों। हम सबसे पहले आप लिख लीजिएगा परमाणु के मूलभूत कण। परमाणु के मूलभूत कण। तो परमाणु के मूलभूत कण क्या होते हैं, कितने होते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। जो परमाणु के मूलभूत कण का मतलब है कि परमाणु जो बना हुआ है वो किससे मिलकर बना है, यानी कि उसके कुछ बेसिक जो कण हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो है आप लोगों के, पहला है कौन सा, इलेक्ट्रॉन। कौन सा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। दूसरा है आप लोगों के क्या दोस्तों, तो प्रोटॉन। ठीक है, और आप लोगों के तीसरा जो है वो क्या है, न्यूट्रॉन। कौन है, न्यूट्रॉन। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, कैसे की, क्या होता है, कितना चार्ज है, सभी। तो लिखिएगा आप इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर दोस्तों हम बात करें तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की जो है खोज किसके द्वारा की गई है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने करी है। ठीक है, इसकी खोज किसने करी है, जे थॉमसन, या आप लोगों को कहीं कहीं यही नाम क्या नाम से मिलता है, थॉमसन भी मिल सकता है। ठीक है, तो जे थॉमसन कहें चाहे जे थॉमसन कहें। ठीक, इन्होंने कब करी थी, तो इन्होंने ये खोज करी थी 1897 के अंदर। कब, 1897 के अंदर। और इसका जो आवेश है वो कितना है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश है दोस्तों
वो आपका होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है। फिर दोस्तों आप लोगों के जो है ये भी पूछा जाता है कि इसका E/m/e यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का रेशियो कितना है। तो वो रेशियो है दोस्तों आप लोगों के कितना 1.758820 इंटू 10⁻11 किलोग्राम। समझ में आ गई बात। कितना है दोस्तों 1.758820 इंटू 10⁻11 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना है, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो है दोस्तों 9.1 इंटू 10⁻31 kg। समझ में आ गई बात। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपके। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे। तो ये आपको जो है इसके बारे में याद रखना है। एक तो इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किसने करी है, जे थॉमसन या टॉमसन ने कब करी है 1897 के अंदर। ठीक है। इसके ऊपर आवेश कितना होता है, तो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। थॉम्स जो आपका E/mc/me का जो रेशियो है उसकी वैल्यू होती है 1.75 इंटू 10⁻11 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की अगर बात की जाए तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। समझ में आ गई बात। यही चीज़ें आप लोगों से जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछी जाएगी। अगर जो है दोस्तों आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसके आवेश का निर्धारण जो है वो किस विधि के द्वारा किया गया है, तो इसके आवेश का निर्धारण आप लोग यहाँ स्टार डाल के लिख लीजिए। इसके आवेश का जो निर्धारण किया गया है वो किया गया है मिलिकन की तेल की बूंद का परीक्षण। ठीक है। तो मिलिकन की तेल बूंद विधि से, ठीक है, प्रयोग से नहीं, विधि से, बूंद विधि से। इतनी बातें आप लोगों को इलेक्ट्रॉन के बारे में केवल याद रखनी है। समझ में आ गई बात। तो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ होता है कंप्लीट। इसके बारे में यही चीज़ें पूछी जाती है। और आगे जो पूछा जाएगा, जैसे कि आपसे ये पूछा जाएगा कि इनका रेशियो ये जो है ये बढ़ते हुए क्रम में बताइए, घटते हुए क्रम में बताइए, तो वो सब चीज़ें जब तीनों की हो जाएगी तब मैं बता दूंगा। अब आ जाता है आपके क्या दोस्तों, प्रोटॉन। क्या आ जाता है, प्रोटॉन। ठीक है। तो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन के बारे में अगर बात करें तो प्रोटॉन की सबसे पहले हमें यह पता होनी चाहिए कि इसकी खोज किसने करी है। तो प्रोटॉन की जो खोज की गई है दोस्तों वो किसके द्वारा की गई है। अगर आप लोगों ने इससे पहले थोड़ी भी जनरल साइंस भी अगर पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए ये। अरे भाई साहब किसने करी है, अरे किसने करी है बताओ यार, कोई गोल्डस्टीन यार। ठीक है, किसने करी है खोज, गोल्डस्टीन। तो खोज इसकी की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। और इन्होंने जो है ये दोस्तों कब करी है, तो 1886 के अंदर। ठीक है, ये बात आप एक याद रखिएगा। दूसरी बात आप याद रखिएगा कि जो इसके ऊपर आवेश होता है वो कितना है, तो इसके ऊपर भी जो आवेश है दोस्तों आप लोगों के वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन ये होता है पॉजिटिव और आपका जो ये होता है ये इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव होता है। समझ में आ गई बात। मैग्नीट्यूड दोनों का ही सेम ही है। अगर बात की जाए कि इसके लिए जो आपके मास यानी इसका जो द्रव्यमान का रेशियो अगर आपसे पूछा जाए E/me, तो आपको बता दूं दोस्तों वो कितना होगा। तो आप जो है इसका अगर हम E/me निकालें, और E का मतलब है इसका आवेश, ठीक है, इसका आवेश यूज करोगे, तो E/में आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि Me का रेशियो कितना होगा तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना आएगा आप बताइए, डिवाइड करके बताइए जल्दी से जल्दी। अरे भाई प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है,
जल्दी बताइए आप मुझे कमेंट करके, जल्दी से जल्दी, मैं देख रहा हूँ। बताइए 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 बताइए, अरे बेटा बताइए। और नहीं पता है बेटा? बिल्कुल सही बात है, आपको पता ही नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों के जो E/me रेशियो होता है प्रोटॉन के लिए, किसके लिए? प्रोटॉन के लिए, वो होता है आप लोगों के कितना? तो वो होता है दोस्तों आप लोगों के 1.67। कितना? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर आप इसको जो है किलोग्राम में बदलना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये ग्राम से किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये तो हुआ दोस्तों इसका E/me का रेशियो। अब दोस्तों अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो E/me का रेशियो है ये सबसे ज़्यादा किसका है, तो E/me का मान E/m, ठीक है, ये m है, सॉरी me यहाँ नहीं आएगा, E/m। तो E/m का मान अधिकतम यानी मैक्सिमम किसका है, तो अधिकतम हाइड्रोजन गैस का है। किसका है? हाइड्रोजन गैस का है। और E/m जो रेशियो है हाइड्रोजन गैस का सर्वाधिक होता है, और वो कितना होता है दोस्तों, तो वो होता है 9.58 इंटू 10⁻⁴। कितना होता है? अरे कितना होता है? 9.58 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम पर के ग्राम, ठीक है, कूलम पर ग्राम। ये होता है दोस्तों आपके हाइड्रोजन गैस का। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए प्रोटॉन की खोज किसने करी, गोल्डस्टीन ने। कब करी? 1886 के अंदर। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए इसके ऊपर आवेश कितना होता है, तो इसके ऊपर भी आवेश जो है दोस्तों वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो है आपके E/m रेशियो प्रोटॉन के लिए कितना होता है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर आपके जो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। E/m का मान जो है अधिकतम होता है हाइड्रोजन गैस के लिए। कितना होता है? 9.58 इंटू 10⁻⁻4 कूलम पर ग्राम। समझ में आ गई बात? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.007276 U, ठीक है। ये U जो है दोस्तों इसकी वैल्यू होती है फिक्स, जो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस U की वैल्यू जो है वो कितनी होती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए, तो ये तो था दोस्तों आप लोगों के क्या, अरे ये क्या था? प्रोटॉन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका एलिमेंट आता है वो है न्यूट्रॉन। तो अगर बात की जाए न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है? अरे न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है दोस्तों? न्यूट्रॉन की खोज करी गई थी किसके द्वारा? जेम्स चैडविक के द्वारा, ठीक है। तो इसकी खोज किसने करी? जेम्स चैडविक, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन्होंने ये खोज कब करी है? तो 1932 में। अगर न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश की बात की जाए तो कितना होगा? इसके ऊपर आवेश जो है वो कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, यानी कि अगर न्यूट्रॉन के मास की बात की जाए, द्रव्यमान की बात की जाए, तो वो होता है दोस्तों आप लोगों के 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी प्रोटॉन के बराबर ही होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो आप लोगों को तीनों एलिमेंट के बारे में जो चीज़ याद रखनी है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक। और आपको बता दूं जो ये पीछे U था, अरे ये U इसका मतलब होता है AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए, तो ये आप अगर एटॉमिक मास यूनिट में इसका मास देखेंगे तो इसका मास जो है दोस्तों कितना होता है, तो वो फिर एटॉमिक मास यूनिट में इसका द्रव्यमान है 1.00
8666U। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये हो गया हमारे न्यूट्रॉन के बारे में। आप लोगों को यहाँ पर जो है दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें कोई ऐसा बड़ा हैवी क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है। आपको केवल क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से। अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की बात की जाए तो -1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, प्रोटॉन के ऊपर प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, न्यूट्रॉन के ऊपर 0। ठीक है, द्रव्यमान कितना है, तो इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg और न्यूट्रॉन का होता है 1.67। ये पीछे की डिजिट्स है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अलग अलग है, लेकिन आगे की 1.67 ही होती है, 10 की पावर -27 kg ही है। प्रोटॉन का मास अगर आपसे एटॉमिक यूनिट में पूछा जाए तो कितना है, 1.000727। अगर आपसे न्यूट्रॉन का पूछा जा रहा है तो 1.008666 की जगह आप लिख सकते हैं 867। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये चीज़ें तो थी दोस्तों आप लोगों के किसकी, अरे ये किसकी थी दोस्तों, प्रोटॉन, द्रव्यमान और उसकी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का AMU में आप मास लिख सकते हैं, तो आपका जो है ये कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है 0.00054U। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कहानियाँ। अब हमारे दोस्तों नेक्स्ट जो सिलेबस में दे रखा है उसके ऊपर बात करें तो वो हमें दे रखा है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, यानी कि अब हमें जानना है किसके बारे में, रदरफोर्ड के द्वारा क्या किया गया था उसके बारे में। तो आप लिखेंगे दोस्तों रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल जो है वो क्या कहता है या उसमें क्या किया गया था। तो रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल को अगर दोस्तों हम समझते हैं तो उससे पहले जो है एक और मॉडल था दोस्तों, जो कि था आपका थॉमसन मॉडल। और थॉमसन मॉडल में क्या था बेसिकली कि जो आपके थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग कहा गया कि जो एलिमेंट होता है यानी जो परमाणु है वो परमाणु होता है एक गोला, और उस गोले के अंदर जो है आप लोग जैसे तरबूज के अंदर जो है दोस्तों आपके बीज बिखरे हुए होते हैं, वैसे ही उस गोले के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन और वो बिखरे हुए हैं। ऐसा जो है किसने कहा था, थॉमसन ने कहा था परमाणु के आकार के बारे में, जिसे कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जब थॉमसन का मॉडल जो है पूरी तरह से परमाणु की व्याख्या नहीं कर पाया तो उसके बाद में नया एक जो है हमारे वैज्ञानिक महोदय पधारे और उनका नाम था रदरफोर्ड। तो ये जब रदरफोर्ड पधारे तब रदरफोर्ड जी ने दोस्तों क्या किया दोस्तों, अरे रदरफोर्ड जी ने क्या किया दोस्तों, रदरफोर्ड जी ने क्या किया, रदरफोर्ड जी ने ये किया कि आपका जो है एक पूरा का पूरा एलिमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट करा, और एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने क्या रिप्रेजेंट करा तो वो चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों कि आप लोगों के एक जो है सोने की पतली परत ले ली, किसकी, तो आपसे यहाँ पूछा जाता है वो बता देता हूँ। पूरी थ्योरी तो आपके बोर्ड के एग्जाम में काम आएगी, लेकिन बोर्ड के एग्जाम है नहीं, हमें कंपटीशन पास आउट करना है। तो सबसे पहले पूछा जाता है रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल में जो है किस धातु का उपयोग हुआ। तो इन्होंने जो है दोस्तों कौन सी धातु उपयोग में ली थी, तो इनके द्वारा उपयोग में ली गई धातु का नाम है गोल्ड यानी कि सोना। ठीक है, गोल्ड ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सोना। ठीक, ये यूज की थी। इसकी इतनी पतली परत थी दोस्तों, बहुत ही बारीक थी, 100 mm की थी, केवल 100 mm की। समझ में आ गई बात? फिर इन्होंने जो है दोस्तों क्या करा, उस पतली पन्नी के ऊपर उस पतली जो परत ली आपके सोने की, उसके ऊपर उच्च ऊर्जा के रेडियो एक्टिव स्रोत से एल्फा कणों को बौछार की गई थी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन से कण उपयोग में लिए गए थे तो वे थे एल्फा कण। ठीक है, कौन से कण थे दोस्तों, एल्फा कण जो है उपयोग में लिए गए थे। एल्फा कण होते क्या है, तो एल्फा कण का मतलब है आपका हीलियम। ठीक है, तो 4 हीलियम 2 ये आप लोग जानते ही होंगे। हीलियम का द्रव्यमान 4 है और एटॉमिक जो नंबर है वो कितना है 2। तो ये जो एल्फा कण थे इनकी बौछार की गई थी सोने की परत के ऊपर,
जब इनको इसके ऊपर डाला गया दोस्तों, तो इनकी जो एक आपने जिस परत ली थी उस परत के चारों ओर इन्होंने क्या कर दिया था, एक प्रदीप्तिशील यानी कि एक तरह से जो है पूरी की पूरी चारों तरफ बाउंड्री में इन्होंने जो है क्या लगा दिया था दोस्तों, जिंक लगा दिया था। क्या लगा दिया था, जिंक की जो है दोस्तों आपके जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन बना दी थी चारों तरफ। क्या, जिंक सल्फाइड, इसको भी इन्होंने उपयोग करा था, जिससे कि जैसे ही स्क्रीन के ऊपर आपकी जो परत बनी हुई है सोने की, उसके ऊपर जैसे ही अल्फा कण टकराए तो अगर वो टकरा रहे हैं तो चमक उत्पन्न हो जाए। उसके लिए जो है दोस्तों इन्होंने कौन सी पन्नी का जो है उपयोग किया, जिंक सल्फाइड का लेप किया इन्होंने, जो पतली एक परत थी उसके चारों तरफ। जब ऐसा किया गया, फिर इनके द्वारा जो है कणों की बौछार की गई, तब इन्होंने जो है दोस्तों क्या किया, एक रिजल्ट दिया। और उस समय क्या हुआ कि कुछ जो है कण वो तो सीधे सीधे दोस्तों उसको चीर करके निकल गए, कुछ कण जो है दोस्तों इधर उधर से विक्षेप होकर के निकल गए। ठीक है, ऐसे तैसे मतलब जैसे तैसे करके कुछ कण जो है बाहर निकल गए। लेकिन यहाँ आश्चर्यजनक करने वाली बात ये थी दोस्तों कि एक जो कण है, आश्चर्यचकित करने वाली बात क्या थी, एक कण जो है दोस्तों वो टकरा करके पुनः 180 डिग्री के एंगल से वापस आ जाता है। मतलब जहां से छोड़ा गया था वहीं से आता है। और जब वो कण यहाँ वापस पुनः लौटता है, मतलब तब उस कण के लौटने को लेकर के जो रदरफोर्ड महोदय हैं वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और रदरफोर्ड जी कहते हैं कि ये पता है ये कैसा एक्सपेरिमेंट हो गया कि हम जो है एक फुटबॉल को बहुत बड़ी, मतलब सॉरी, एक जो है हम पृथ्वी जितनी बड़े गोले के ऊपर एक छोटा सा सुई मारे और सुई टकरा करके वापस हमारे पास आ जाए। इतना बड़ा ये जो है एक तरह से एक्सपेरिमेंट है। मतलब सोने की परत से अल्फा कण का टकरा कर लौटना आश्चर्यचकित करने वाला था, क्योंकि वो लौट ही नहीं पाता था। इतना मतलब उनका ये सोचना कि यार इतना फोर्स लगा दिया क्या कि कण ही वापस लौट कर आ जाए। और जब कण वापस लौट करके आया तो उन्होंने कुछ जो है निष्कर्ष दिए। उन निष्कर्ष के बारे में हमें जो है दोस्तों याद रखना है। तो रदरफोर्ड जी के द्वारा क्या क्या निष्कर्ष दिए गए हैं वो आप लोग जो है लिखेंगे। तो पहला निष्कर्ष इनके द्वारा दिया गया था दोस्तों वो ये था कि परमाणु का, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, तो परमाणु का धनावेशित अधिकांश द्रव्यमान केंद्रित भाग है। ठीक है, जिसे नाभिक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश जो धनावेशित भाग है या जो धनावेशित द्रव्यमान है उसको लेकर के कौन बैठा है, उसके सेंटर में एक जो है दोस्तों क्या है, एक गोले जैसा बना हुआ है केंद्रित भाग है जो वो लेकर के बैठा है। तो उस केंद्रित भाग को जो है क्या कहा गया है, नाभिक कहा गया है। फिर इन्होंने दूसरा पॉइंट कहा कि नाभिक के चारों ओर जिस वर्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूमते हैं उसे कक्षा, क्या कहा, कक्षा यानी ऑर्बिट कहा। ठीक है, तो जो हमारे रदरफोर्ड महोदय हैं उन्होंने कहा
कि आपका जो आपके कण है वो सीधे सीधे लौट गए थे, कुछ इधर उधर से घूम घाम के कैसे भी निकले थे। तो जो इधर उधर से घूम घाम के जा रहे हैं, इसका मतलब नाभिक के चारों ओर जो है क्या है, वर्ताकार पथ है, ताकि जो उन पथ के ऊपर गए थे वो वापस विक्षेप हुए और जो बीच में गैप है वहाँ से निकल गए हैं, ऐसा इन्होंने कहा। तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार पथ के अंदर जो है बहुत तेजी से घूमते हैं और उस वर्ताकार पथ को ही क्या कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है। फिर दोस्तों एक जो इन्होंने कहा वो स्टेटमेंट दिया कि इलेक्ट्रॉन व नाभिक, इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है वो आपस में, इलेक्ट्रॉन व नाभिक आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। और आप लोग ये तो जानते ही हैं क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक जो है फिजिक्स के अंदर पढ़ लिया है कि आपके पास अगर दो अलग अलग चार्जेस हैं या फिर आपके सेम चार्जेस है तो रिपेल करते हैं, अलग अलग चार्जेस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और ये बात आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश है वो है माइनस का, और जो आपका प्रोटॉन है उसके ऊपर है कौन सा दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज। और प्रोटॉन जो है वो नाभिक के अंदर ही स्थित होते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य क्या होगा दोस्तों, आकर्षण बल लगेगा। और वो आकर्षण बल जो है दोस्तों क्या कहलाएगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। समझ में आ गई बात। तो उसी के माध्यम से ये दोनों जो है एक दूसरे से बंधे हुए हैं। क्लियर है बात। ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों के क्या, रदरफोर्ड ने जो है आपका जो परमाणु मॉडल दिया है उसके बारे में जानकारी। अब एक बार जो है आपने जो पढ़ लिया उसको वापस रिवाइज करिए क्योंकि इसी से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हमने देखो पढ़ लिया है क्या, 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा कौन सा, अरे पहला पॉइंट कौन सा था हमारा, तो पहला पॉइंट है हमारा परमाणु के मूलभूत तीनों कण हो गए। तीनों कण के बारे में यही जानकारी सफिशिएंट है। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी धातु यूज हुई थी, सोना। इन्होंने जो है दोस्तों क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था दोस्तों कि परमाणु का धनावेशित अधिकांश द्रव्यमान जो है वो द्रव्यमान केंद्र के अंदर आपका जो है केंद्रित हो रखा है, और उस केंद्र का इन्होंने नाम दे दिया नाभिक। नाभिक के चारों ओर जो है जिस वर्ताकार पथ के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनको इन्होंने नाम क्या दिया था, कक्षा। और फिर इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन व नाभिक आपस में जो है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जो है क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं। इन्होंने कौन से कण का उपयोग किया था, तो इन्होंने अल्फा कण का उपयोग किया था। अल्फा कण क्या होते हैं, तो 4 हीलियम 2। समझ में आ गई बात। तो ये 2 टॉपिक आपके हुए कंप्लीट। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम क्वांटम नंबर और पाउली का अपवर्जन पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट में हम ये 2 करेंगे, फिर नेक्स्ट में ये दोनों, फिर लास्ट में ये, मतलब 5 वीडियो के अंदर आपकी फर्स्ट यूनिट हो जाएगी कंप्लीट। समझ में आ गई बात। आप लोगों को अच्छे से ये सब चीज़ें जो है याद रखनी है, जो जो बताया जा रहा है वो याद रखेंगे तो ही आप लोगों को बेनिफिट है, अन्यथा तो फिर जो है केवल क्लास देखी और राम नाम करने वाली बात हो जाएगी, मतलब बस पढ़ा और अपना तो कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं करना है, आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बनाइए। ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किसके बारे में, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, मास नंबर क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में, और जो आपके ये क्वांटम संख्या है और पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है, ये सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।